हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल भाई। बहुत दिन हो गए यार, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप भी हमें, हम भी आपको। तो आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व करने के लिए ले आए हैं हमारी लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। अब क्या होने वाला है इसमें, देखो यार, हमने सारे चैप्टर्स ऑल इन वन में बहुत डीप में पढ़े है ना, सारा कॉन्सेप्ट समझा है, सब कुछ देखा है। आज की इस सीरीज में सिर्फ तुम्हें क्या करवाने वाली हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाहर तुम्हारे एग्जाम में कोई सवाल नहीं आ रहा है। तो बेटा आज के लेक्चर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखना। आधे घंटे का लेक्चर होगा जिसमें हम एयर और वाटर को कंप्लीटली क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट में दिक्कत है एयर और वाटर के, PW लिटिल चैम्प्स यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहां पर ऑल इन वन में ये वाला चैप्टर्स देखो, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस एयर और वाटर चैप्टर के। नाउ दिस इज योर एयर चैप्टर, ये तुम्हारी बुक के क्वेश्चन आंसर्स है ना, तुम्हें देखकर बहुत फेमिलियर लग रहा होगा। एयर में मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है यार, हमें सबको पता है कि मैम कितनी बार आपने बता दिया कि ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना, ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अस। हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसके साथ साथ तुम्हें इसमें क्या लिखना है, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्या करना है, बनाना है तुम्हें डायग्राम। कौन सा डायग्राम, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर है ना, ये डायग्राम सभी को बनाना है, ठीक है। जहां तुम्हें एयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना, ये डायग्राम चिपका देना, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो डायग्राम बताना है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% क्या है, अदर गैसेस है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, विच 2 गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। मैम अभी ही आपने बताया है ना, 2 गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है वो कौन कौन सी है, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन ऊपर लिखना, ऑक्सीजन नीचे लिखना, ठीक है, तो ज़्यादा सही लगेगा। कीप राइट इट लाइक दिस, नाइट्रोजन, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ जाए तो भी क्या करोगे, जल्दी से सब मेरे साथ बोलेंगे। अगर ये सवाल भी आ गया तुम्हारी एग्जाम में तो क्या करोगे, जल्दी बताओ। डायग्राम डेफिनेटली बना के आएंगे, डायग्राम छोड़ के मत आना। जहां तुम एसएसटी में लगे ना कि डायग्राम चिपक सकता है, कोई फ्लो चार्ट बन सकता है, बना दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना, 1 लाइनर 1 मार्कर में डेफिनेटली आ सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस करती है, तो एक गैस जो हमें इसमें याद रखनी है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। अगर तुम्हें अच्छे से समझना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ऑल इन वन में पहुंचो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेदर। वेदर क्या होता है, एज वेल एज वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस भी आ सकता है। तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तुम फिर भी लिख लो कि भाई डिफरेंस भी पूछा जा सकता है बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। चमकी ये बात, चमका तुमको, चमक रहा है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो, चमक रहा है मैम, सीजी है मैम, चमक गया मैम, ठीक है। चलो तो यार देखो, वेदर क्या होता है कि दिन भर में है ना, डे टू डे, आर टू आर में जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे अभी अगर मैं दिल्ली में हूँ है ना, तो सुबह सुबह थोड़ी ठंड लगती है, लेकिन दोपहर आते आते लगता है यार गर्मी का मौसम आने वाला है। तो क्या हो रहा है, वेदर डे टू डे है ना, अभी गर्मी हो रही है, शाम को बारिश हो गई, सुबह ठंड हो गई, चुटकियों में चेंज होता है। व्हाट इज वेदर, वेदर इज आर टू आर ना, घंटे भर या एक एक दो दिन में चेंज होने वाली जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं वेदर, है ना। वेदर कैसा हो सकता है कि हॉट हो गया, ड्राई हो गया, कोल्ड हो गया, वेट हो गया, ये होता है वेदर। डिफरेंस अगर आ गया, इन केस डिफरेंस पूछ लिया तो क्या लिखोगे कि भाई वेदर इज आर टू आर, डे टू डे चेंज, लेकिन क्लाइमेट इज एवरेज ऑफ वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस
ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर मैनी नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, मैनी नंबर ऑफ ईयर्स, मैनी नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 1-2 साल की बात नहीं हो रही है, बहुत सालों का एवरेज लिया जाता है वेदर का, कि भाई इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप है। कैसे पता चला? कि बहुत सारे ईयर्स का एवरेज लिया गया कि हाँ यार इंडिया में बारिश ज़्यादा होती है, तो इसीलिए मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। तो वेदर चुटकियों में चेंज हो रहा है, क्लाइमेट क्या है, एक लंबी चीज़ है ना, कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है ना, यूरोप की क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्डर है, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, येलो कलर नहीं दिख रहा है इस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल? 3 टाइप की रेनफॉल होती है, कौन कौन सी होती है, फटाफट बताओ, जल्दी सोचो, जल्दी से, कौन कौन सी होती है? मैम एक तो कन्वेंशनल रेनफॉल, कि पानी जो है वाटर साइकिल हमने पढ़ा है, ऊपर गया, इवॉपरेट हुआ, बादल बने, कंडेंस हुआ और प्रेसिपिटेट हुआ, ये रेनफॉल होती है। एक हमने पढ़ी थी ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक क्या थी? माउंटेन्स, है ना, कि भाई हवा बढ़िया चल रही थी, है ना, हवा बढ़िया चल रही थी, लेकिन एकदम क्या हुआ, हवा एक पहाड़ से टकरा गई, पहाड़ से टकरा के ऊपर चली गई, है ना, पहाड़ से टकराई और ऊपर की ओर चली गई, ऊपर जाके अब क्या बनवा रही है, बादल बन रहे हैं, है ना, अब और मतलब आराम से हवा से जा रही थी, है ना, उसका कोई सेंस नहीं था ऊपर जाने का, लेकिन माउंटेन के कारण वो टकरा के क्या हो गए, ऊपर बहुत ज्यादा बादल बन गए और उस तरफ क्या होने लग गई, बारिश होने लग गई। तो ओरोग्राफिक। एक होती है साइक्लोन की वजह से, एक क्या होती है, साइक्लोनिक। 3 टाइप की रेनफॉल हमने पढ़ी है, एक पढ़ी है कन्वेंशनल, है ना, नॉर्मल वाटर साइकिल वाली, कि वार्म एयर ऊपर गई, कंडेंस हुई, बारिश गिर गई। सेकेंड हमने देखी ओरोग्राफिक, कि बढ़िया भाई एयर जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, मॉइस्ट एयर ऊपर चली गई, है ना, बादल से इससे टकरा के ऊपर चली गई और ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, ऊपर आने के बाद क्या हो गया, रेनफॉल होने लगी, तो उसे कहेंगे हम ओरोग्राफिक। लास्टली साइक्लोनिक, कि भाई कहीं साइक्लोन आ रहा था, है ना, कहीं साइक्लोन आ रहा था, वहाँ पर क्या होता है ना बेटा, फ्रंटल्स बनते हैं। अब मैम कैसे होती है साइक्लोनिक एयर, 8-9 में अच्छे से पढ़ोगे, अभी बस तक समझो, जहाँ साइक्लोन आता है ना, वहाँ बीच में एक आई होती है, वहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, उसके कारण से क्या होता है, 2 फ्रंटल मिलकर कोल्ड एयर और वार्म एयर टकराते हैं और बारिश होने लगती है, उसे कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। अभी उसके मैकेनिज्म में मत घुसो, सिर्फ याद रखो कि 3 टाइप जो है बेटा रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। चमक रहा है, सीजी है भाई, चमका, कमेंट्स में पढ़ूंगी मैं कितने बच्चों को चमका है ना, जुनूनियंस एज वेल एज क्लास 7 के मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, एयर का प्रेशर क्या होता है? बार बार मैम येलो कलर को ऐसे ले रही है, एयर का प्रेशर क्या होता है? तो मैं खड़ी हूँ, यहाँ से भी प्रेशर है, यहाँ से भी प्रेशर है, यहाँ से भी प्रेशर है, हर तरफ से प्रेशर कर रही है मुझे एयर। खैर मेरी बॉडी काउंटर प्रेशर कर रही है, इसलिए मैं इधर उधर हिल डुल नहीं रही हूँ। बट व्हाट इज एयर प्रेशर बेटा? डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर, है ना। एयर देखो, एयर जो है मुझे प्रेशर लगा रही है, ठीक है, द वेट ऑफ एयर मेरे ऊपर हर जगह, ब्लैंकेट ऑफ एयर तुमने बोला एटमॉस्फेयर है, पूरी जगह एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज एयर प्रेशर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम की बात है, जो बिल्कुल तुम्हें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, कि एयर प्रेशर डिक्रीज होता है एज द हाइट इंक्रीजेस। मतलब क्या मैम? कि मैम सबसे नीचे जाए प्रेशर सबसे कम है, याद है, बहती हवा सा था वो, खड़ा हूँ आज भी वहीं, इन गानों से हमने याद किया था। नहीं याद आ रहा, ऑल इन वन में जाके एक बार देख लो, है ना, कि भाई हाईएस्ट कहाँ है, एयर प्रेशर हाईएस्ट कहाँ है बेटा? वेयर इज हाईएस्ट? सी लेवल पर। जैसे 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 ऊपर जाऊंगी वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होगा, इसीलिए जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो नोज से ब्लीडिंग होती है। क्यों? क्योंकि एयर का प्रेशर कम हो रहा है, बॉडी को तो प्रेशर बाहर निकालना है, तो अब कैसे निकाल, तो नोज से ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है। तो इस एग्जाम्पल से याद रखना कि मैम सी लेवल पे एयर प्रेशर हाईएस्ट, जैसे ऊपर जाऊंगे वैसे एयर प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगला चैप्टर, अगला तुम्हारा टॉपिक है टिक द करेक्ट आंसर। इनमें में से जो सही जवाब है उसे जल्दी से जल्दी बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन नॉट वेज? रेज होना चाहिए, एनसीईआरटी एरर, ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्लिप है ये। तो हार्मफुल सन रेज आती है, कौन? एक लेयर है, एक एटमॉस्फेयर में गैस है, उसकी लेयर बनी हुई है जिससे हम क्या हो रहे हैं, प्रोटेक्ट हो रहे हैं। वो कौन सी गैस की लेयर है बेटा? आंसर इज
ओजोन, है ना, ओजोन की वो लेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है मैम? जहाँ हम रहते हैं यार, कैसी बात है ये, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ लिविंग बीइंग्स रहते हैं, जहाँ सारी चीजें हो रही हैं, है ना, वी आर एग्जिस्टिंग। अब हमारा तो स्वैग है ही ना मैम, तो ट्रोपोस्फियर जहाँ पर हम रह रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड? बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, डेफिनेटली आएगा ये क्वेश्चन कि कौन सा जो लेयर है वहाँ क्लाउड्स नहीं है, है ना, फ्री फ्रॉम क्लाउड से। तो हमारा ट्रोपो है, ट्रोपो के जस्ट ऊपर जो लेयर है वहाँ पर क्लाउड्स वगैरह नहीं होते, इसलिए एयरप्लेन जो है वो इजीली पास हो जाता है। ऑल्सो इसी लेयर में तुम्हें ओजोन गैस भी देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही क्या होती है, ओजोन गैस भी होती है। लास्ट क्वेश्चन, एज वी गो अप द प्रेशर, अभी पढ़ा मैम, अभी आपने बताया कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, ठीक है, तुम्हारा एयर चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से तुम्हें बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में डेफिनेटली तुम्हें देखने को मिलेंगे, तुम पहले ही हमारे साथ करके चले जाओ, ठीक है। नाउ ट्रेड विंड क्या होती है? देखो हमने पढ़ा था कि परमानेंट विंड होती है जो बिल्कुल परमानेंटली चल रही है, कुछ सीजनल विंड पढ़ी थी हमने, है ना, सीजनल विंड की यार मौसम की बारिश में कैसे चलती है, थोड़ी सी ठंडी अलग से हवा चलती है, हमें लगता है हाँ यार ये बारिश की हवा है ना, गर्मी में एकदम गरम गरम हवा चलती है, तो सीजनल जैसा सीजन होता है वैसी हवा चलती है, उसे क्या कहते हैं, सीजनल विंड, है ना। एक लोकल विंड पढ़ी थी हमने, अगर आपको याद हो, लू, है ना, लू पढ़ी थी कि भाई लोकली, जैसे कि नॉर्थ वाले एरिया में एक बहुत गर्म, गर्मी के समय बहुत गर्म हवा चलती है, उसे कहते हैं लू, है ना, दैट इज अ लोकल विंड। तो ट्रेड विंड क्या है यार बेटा, परमानेंट विंड है, हमेशा चलती रहती है ना, इसका कोई सीजन नहीं है, कोई लोकल नहीं है, हर जगह हमेशा बढ़िया घूम रही है, चल रही है, वो होती है ट्रेड विंड, विच इज अ परमानेंट विंड। नेक्स्ट इज लू, लू क्या होती है जल्दी बताओ? ऑप्शन ए इनकमिंग सोलर एनर्जी, बी सीजनल विंड, सी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, डी लेयर ऑफ ओजोन गैस एंड एफ लोकल विंड। लू क्या है जल्दी बताओ? व्हाट इज लू? लू इज अ लोकल विंड जो नॉर्थ वाले एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया में बेटा आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज मॉनसून, मॉनसून कैसी रेन है, मॉनसून कैसी वो है हवा, मॉनसून इज अ सीजनल विंड, कि मॉनसून के मतलब बारिश के मौसम में क्या होती है, मॉनसून की हवा चलती है, तो मॉनसून इज अ सीजनल विंड। और विंड क्या है, इतनी बातें तो तुमने कर ली, विंड क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ एयर, है ना, विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, जो हॉरिजॉन्टली चले जैसे हवाएं सनन सनन, तो वही होती है हमारी विंड होती है। समझ में आ रहा है? चमक रहा है भाई एवरीवन, चमक रहा है कि नहीं? चमका बेटा, सबको समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड। लास्ट टॉपिक ऑफ योर एयर चैप्टर, आखिरी के 2 सवाल तुम्हारी एयर चैप्टर के हैं कि भाई वेट क्लोथ्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 3 मार्क्स में तुम्हें गिव रीजंस आएंगे, 3 या 2 या 3 नंबर में तुम्हें गिव रीजन देखने को डेफिनेटली बेटा पेपर में मिलेंगे। तो क्वेश्चन है कि वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ह्यूमिड डे, है ना, जब बारिश होती है मम्मी क्या बोलती है, यार कपड़े मत धो अभी सूखेंगे ही नहीं, है ना, बहुत अभी तो बहुत नमी है हवा में, हवा बहुत एकदम सनी डे नहीं है, जैसे ही धूप आती है मम्मी क्या करती है कि फटाफट कपड़े डाल दो, कम्बल वगैरह ब्लैंकेट सब फटाफट धूप लगा दो, क्योंकि धूप चली जाएगी तो क्या होगा भाई, इतने अच्छे से कपड़े जो है हमारे सूखेंगे नहीं। तो क्यों होता है ऐसा, वेट क्लोथ जो है वो लॉन्गर टाइम क्यों लगाते हैं ह्यूमिड डे पे ड्राई होने के लिए? लेट्स सी द आंसर, क्योंकि बेटा वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ह्यूमिड डे बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज मोर, है ना। अब तुम खुद सोचो, हमें क्या करना है, एक सनी डे है, देखो इतना सनी डे है तो आराम से कपड़े सूख रहे हैं, अब सन भी नहीं है और हवा में इतनी ज़्यादा नमी है, हवा में ही चिपचिपापन है, तो कैसे कपड़े सूखेंगे, है ना। तो क्या लिखना है कि अमाउंट ऑफ एयर, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज मोर। ये कारण है कि हमारे कपड़े जो है ह्यूमिड डे पे इजीली नहीं सूखते हैं। समझ में आ गई बात? चमका तुमको?
एवरीवन समझ में आ रहा है ना? देन ऑन अ सनी डे ड्यू टू दिस द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेस एंड एयर सोक्स इन लेस वाटर, है ना? सेम वही बात लिखी है कि अगर तुम सोचो खुद ही, अगर सन ही नहीं है, अगर सूरज ही नहीं है, तो तुम्हारे जो गीले कपड़े हैं वो जो इवोपरेट कैसे होगा? वो जो पानी है गीले कपड़ों का वो इवोपरेट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हीट ही नहीं है ना? तो इवोपरेशन नहीं होगा तो गीले कपड़े गीले ही रह जाएंगे. दिस इज द रीजन. Last question from the chapter air is amount of insolation. Again a very important question कि amount of insolation decreases from equator to pole. Amount of insolation decreases from equator to pole. Insolation क्या होता है भाई? जल्दी बताओ, insolation क्या होता है? Insolation क्या होता है? Insolation कुछ नहीं होता है, amount of, देखो, amount of heat received from the sun. भाई जो सूरज देवता है, हमारे जो सूर्य देव हैं, उनसे जितनी गर्मी हमारे अर्थ पर आएगी उसको हम कहते हैं इंसोलेशन. ठीक है कि भाई कितनी गर्मी आई, है ना, कितना हीट हमारे अर्थ पे आया उसको कहते हैं इंसोलेशन. तो तुमने सुना है कि यार इक्वेटर जो है ये बहुत गर्म होता है, टू हॉट. पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मैम जो गर्मी है कम होती जाती है. ऐसा क्यों? अमाउंट ऑफ इंसोलेशन मतलब गर्मी कम क्यों हो रही है बेटा? क्योंकि ये डायग्राम देखो, जब तुम इक्वेटर की बात करते हो तो सन रेज डायरेक्टली तुम पे पड़ रही है, लेकिन पोल पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट नहीं पड़ रही, टेढ़ी पड़ रही है. तुम्हें सीधे कुछ देख रहे हो, तुम्हारे पर एकदम सीधी अगर मैं एक टॉर्च लगा दूं तो तुमको लगेगा मैम बहुत तेज क्या आ रही है, लाइट आ रही है. नहीं, थोड़ा सा स्लांट कर दूं, थोड़ी टॉर्च ऊपर कर दूं, तुमको इतनी लाइट नहीं आएगी. समझ में आया? तो वैसे ही क्या है कि भाई इक्वेटर पे तुम्हारी सीधे क्या आ रही है? हीट पड़ रही है, लेकिन तुम्हारे पोल्स पर क्या हो गई? ये लाइंस स्लैंट हो गई है ना? लाइंस क्या हो गई हैं? स्लैंट हो गई हैं. इस कारण से मैम इक्वेटर बहुत गर्म है और पोल्स बहुत ठंडे हैं. समझ में आ गया? सन रेज जो है वर्टिकली डायरेक्टली फॉल होती है इक्वेटर पे, लेकिन स्लैंट हो जाती है जैसे जैसे पोल्स के पास जाती है. तो आई होप कि अगर अब तुम्हारे एयर चैप्टर में से 5, 6 कितने भी नंबर का क्वेश्चन आया तुम फोड़ दोगे. इसके बाहर एक सवाल भी नहीं आएगा. ट्रस्ट ऑन मी. ठीक है, तो एयर चैप्टर खत्म होता है यहीं पर. अगला चैप्टर है तुम्हारा वाटर, है ना? वाटर है तुम्हारा अगला चैप्टर. ठीक है, वाटर में बेटा मेन हमने पढ़ा था वाटर साइकिल, है ना? तो मैं तुम्हारे लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आई हूँ. यहाँ से तुम्हारे ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस बन जाएंगे. ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा. हाँ, ऐसा अगर आ गया व्हाट इज वाटर साइकिल, ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ तो दिख नहीं रहा, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन भी मैं तुम्हें करवा दूंगी. ठीक है, तो ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों यार बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कि मैम ये समझ में नहीं आ रहे दोनों क्वेश्चन कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट हाइट ऑफ वेव एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर. हमको समझ में नहीं आ रहा. तुम समझो इसको, क्वेश्चन को छोड़ो. ये ओशन है, ये ओशन का पानी है, सीधा जा रहा है, हिलता है ना? ओशन वाटर जो है वो क्या हो रहा है? मूव हो रहा है. इसके क्या कारण है? ये चीज़ अलग हो गई. अब अगली एक और चीज़ क्या पूछे कि वेव जो उठती है, वेव उसकी हाइट में डिफरेंस कैसे आएगा? समझ रहे हो? अलग अलग क्वेश्चन है, तुम मिक्सअप कर देते हो इन दोनों क्वेश्चन को. समझ रहे हो कि अगर कोई वेव उठी है, लहर उठी है, तो ये छोटी लहर कब उठेगी और बड़ी लहर कब उठेगी? तो तुम्हें पढ़ाया था मैंने कि जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज वेव उठेगी. बहुत धीरे हवा आई तो वेव ऐसी उठी, बहुत तेज हवा आ गई तो वेव ऐसी उठी. तो तुम्हें समझ में आया मैम? विंड जो है वो हाइट ऑफ द वेव को क्या कर रही है? बहुत ज़्यादा फैक्टराइज कर रही है. इसके अलावा बेटा वेव जो है, जिस देखो ओशन सरफेस है, ओशन सरफेस मानो वोल्केनो आ गया, एकदम वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो जैसे वोल्केनो फटेगा हाइट ऑफ वेव बहुत ज़्यादा हो जाएगी. मानो लैंडस्लाइड आ गई, है ना? मतलब कुछ भी इंटरनल मूवमेंट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गई, वोल्केनिक इरप्शन हो गए, तो जो है तुम्हारी हाइट ऑफ द वेव क्या होगी? डिफर करेगी. समझ में आया? तो हाइट ऑफ द वेव में क्या लिखना है? एयर, है ना? वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, ये सारी चीजें अगर तुम्हारी दिक्कत आ रही है तो तुम्हारी क्या होगी? हाइट ऑफ द वेव डिफर करेगी. विंड, सॉरी ये क्या हुआ? हाँ जी,
Wind, earthquake, volcanic eruption और underwater landslides are the factors that are affecting the height of the waves। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट येट वेरी कंफ्यूजिंग है तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुम्हें इतना डीप में बता रही हूँ। समझ में आया? जितनी तेज हवा चलेगी, है ना, आराम से, तेज हवा आई तो एकदम वेव उड़ गई, धीरे हवा आई तो धीरे, एकदम तेज आई तो तेज। समझ में आ गया? विंड इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। विंड, वॉल्केनिक इरप्शन, मेरे साथ बोलो, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक। अब बात आती है मैम ओशन, आराम से भाई ओशन का पानी चल रहा है, वेव वगैरह कुछ नहीं, आराम चल रहा है। ये जो ओशन का वाटर है, ये क्या क्या फैक्टर्स हैं कि ये जो है ये क्या होगा, मूव होगा। वेव समझ में आ गई है? चलो, अब जो ओशन का वाटर है बेटा, ओशन का वाटर जो है वो टेम्परेचर कैसा है, मान लो बहुत तेज गर्मी है तो पानी जल्दी जल्दी इवॉपरेट होगा, है ना, ओशन में अलग सर्कुलेशन होगा। विंड तो रहेगा ही, विंड हवा तेज चली धीरे चली उससे ओशन का पानी जो है सर्कुलेट करेगा। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, द मून, द अर्थ, जिससे क्या कॉज होती हैं, टाइड्स कॉज होती हैं। वार्म एंड कोल्ड करंट, यहाँ ओशन वाटर की बात हो रही, समझ में आ रहा है? ओशन वाटर कैसे मूव हो रहा है, तो ओशन वाटर, विंड और टेम्परेचर, ये दो चीज़ें तो है ही। इसके अलावा भाई ग्रेविटेशनल पुल, मान लो अगर बहुत तेजी से अगर ग्रेविटेशनल पुल रहा तो लंबी टाइड उठेगी। स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड हमने पढ़ा था, याद आ गया? तो टाइड्स और करंट्स का कॉन्सेप्ट किस में आएगा, जब ओशन वाटर की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? तो ओशन वाटर में क्या लिखोगे, टेम्परेचर, विंड, टाइड्स, टाइड्स का लिखना ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, मून एंड अर्थ, और क्या लिखोगे, कोल्ड एंड वार्म करंट, है ना, गरम करंट है, ठंडा करंट है ना, गरम करंट आ गया तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, कोल्ड करंट नीचे की तरफ आएगा। तो ये सब क्या है, ओशन वाटर के मूवमेंट को क्या करती है, मैनेज करती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। हाइट ऑफ द वेव ऊपर वाला, ओशन वाटर नीचे वाला, ऐसा का ऐसा लिख के आना, इसमें कुछ भी फेरबदल मत करना, पूरे नंबर तुम्हारे निश्चित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिव रीजन सेगमेंट कि ओशन वाटर इज सॉल्टी, कि ओशन का पानी सॉल्टी है, क्यों है सॉल्टी, व्हाट इज द रीजन। रीजन क्या है, तुम्हें सबको पता है कि उसमें क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट, है ना, वो सॉल्ट जो हम खाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है बहुत ज़्यादा होता है किसमें, ओशन वाटर में। हमने पढ़ा है ओशन वाटर बहुत सॉल्टी होता है। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिजॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं। वहाँ तुम ये भी लिख सकते हो, द एग्जाम्पल ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। क्लियर है? चमका तुमको चमक रहा है ना एवरीवन, नींद तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। तो जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें इनडायरेक्टली भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज वाटर साइकिल, है ना, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज वाटर साइकिल, तो क्या लिखोगे, प्रोसेस बाय विच द वाटर कॉन्टिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, है ना, ये क्या होता है, दिस इज वाटर साइकिल, है ना। डायग्राम बेटा, डायग्राम बहुत जरूरी है यार, एक क्वेश्चन आ गया ना वाटर साइकिल का, डायग्राम बना के ही आना, बिना डायग्राम बनाए मत आ जाना। ठीक है, डायग्राम बना के आना, है ना, पता है ना, एक ओशन बनाया, इवोपरेट, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये गोल वाला चक्कर वाला डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इक्वेटर पे डायरेक्टली क्या आती है, सन रेस आती है और पोल्स पे स्लैंट होके जाती है। तो इक्वेटर पे अगर डायरेक्टली सनलाइट आ रही है तो इक्वेटर के पास ही क्या होंगे, गर्म करंट होंगे, जहाँ पर माहौल गर्म होगा, जहाँ पर टेम्परेचर गर्म होगा वहाँ पर गर्म करंट होगा, जहाँ ठंडा होगा टेम्परेचर वहाँ पर ठंडा करंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिदमिक राइज, रिदमिक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिदमिक, रिदम में हो रहा है ना, धुन में हो रहा है कुछ, ठीक है, ऐसे रैंडम नहीं हो रहा, धुन चल रही है। तो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ट्वाइस इन अ डे, 2 बार दिन में रिदमिक राइज एंड फॉल क्या होता है, टाइड होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ गया व्हाट इज टाइड, है ना, जो तुम्हारा क्वेश्चन है भी बुक में, तो क्या लिखोगे, रिदमिक राइज, 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखोगे 0 नंबर मिलेगा, रिदमिक और ट्वाइस। ठीक है, राइज एंड फॉल ट्वाइस इन अ डे। एग्जाम्पल लिख देना, नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। चमका, समझ में आ रहा है एवरीवन?
जितने बच्चों को चमक रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैम चमक रहा है, ठीक है। कैसा लगा आपको लेक्चर, इसमें और क्या चीज़ें आपको चाहिए ये भी आप डेफिनेटली बता सकते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट सेगमेंट, मैच द फॉलोइंग। तो तुम्हारा जो वाटर चैप्टर है इसका मैच द फॉलोइंग बहुत ही निराला है। क्यों निराला है, आओ देखते हैं। पहला सवाल है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी क्या है, लार्जेस्ट लेक है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर है, स्ट्रॉन्ग सेसमिक वेव है, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलाउंड डेफिनेट पाथ है, या वाटर साइकिल है। तो यार कैस्पियन सी तुमने वैसे तो नहीं पढ़ा, पर इन सब ऑप्शन देख के तुम्हें समझ में आ रहा है कि पीरियोडिक राइज एंड फॉल तो नहीं है मैम। स्ट्रॉन्ग सेसमिक वेव्स, यहाँ क्या पूछा है, सी नहीं जम रहा। स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलाउंग, ये तो हमें पता है करंट होता है, तो ये भी नहीं जम रहा। वाटर साइकिल भी नहीं है। तो कैस्पियन सी क्या है, लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। अभी जाके अपने वर्ल्ड मैप में, अपने एटलस में या गूगल पे देखना कैस्पियन सी कहाँ पर है, ठीक है। तुम्हें दिखेगा कैस्पियन सी, ठीक है, उसको देखना। कैस्पियन सी देखना, रेड सी देखना, मेडिटेरेनियन सी देखना, सारी सीज देखना आज, ठीक है, फ्री टाइम में। नेक्स्ट इज टाइड। तो टाइड क्या है, पीरियोडिक या रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ठीक है। थर्ड इज सुनामी। तो सुनामी आती है जब बिल्कुल तहलका मच जाता है ना, हमने पढ़ी है सुनामी, ठीक है। हमने बहुत सारे हमने सुनामी का केस पढ़ा है क्लासेस में। तो सुनामी क्या है, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स। लास्ट इज ओशन करंट। ओशन करंट क्या है, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलाउंग इन डेफिनेट पाथ। तुम्हारा बढ़िया मैच द फॉलोइंग था ये, सामने ही सामने आंसर एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ठीक है। वाटर साइकिल तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। तो आई होप यार तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब वाटर और एयर चैप्टर तुम्हारे लिए बिल्कुल छुट्टियों का काम हो गया होगा, क्योंकि ऑल इन वन में थ्योरी पढ़ ली, इसमें तुमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो समरी इतनी ही है बेटा, समरी इतनी है कि जो मैंने पढ़ाया है इज इनफ टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर्स, है ना। टू स्कोर फुल मार्क्स, एक नंबर भी तुम्हारा नहीं कट सकता है अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली है तो, है ना। तो मैं समरी में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम्हारे यहाँ जो पेपर आएगा उसका फॉर्मेटिंग कैसा होगा कि तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है, मैच द फॉलोइंग आएंगे, है ना, टिक द करेक्ट आएंगे, क्वेश्चन आंसर आएंगे और गिव रीजंस आएंगे। तो तुम्हें बस इन्हीं सेगमेंट्स में अपने दिमाग को चलाते रहना है, ठीक है। एक और होमवर्क मैं तुम्हें देना चाह रही हूँ कि तुम कैस्पियन सी, रेड सी, है ना, मेडिटेरेनियन सी, ये सारी सीज को थोड़ा जाके अपने मैप में देखना और विजुअलाइज करना कि सारी सीज कहाँ है, ठीक है। आई होप ये समझ में आई होंगी, एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ चमका हुआ होगा। थैंक यू सो मच। मिलूंगी तुमसे अगले लेक्चर में जहां और क्वेश्चन आंसर्स होंगे और एग्जाम हम साथ में मिलके फोड़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।